स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की एबीसीडी में, जहां आज हम बात करेंगे कमोडिटी की क्लास की कि कमोडिटी मार्केट में कोई नए ट्रेडर, नए इन्वेस्टर अगर एंट्री करना चाहते हैं तो उन्हें कैसे शुरुआत करनी है, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या उनको पढ़ना पड़ेगा, किस तरह के रिसर्च की उनकी ज़रूरत होगी, किस तरह से वो जागरूक हो सकते हैं कमोडिटी मार्केट को लेकर। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे ताकि आपकी कमोडिटी मार्केट में एंट्री में आसानी हो सके। और उसे समझाने के लिए आपके लिए हमारे साथ एक मेहमान है, आपके लिए टीचर के तौर पर मौजूद है। केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं, अजय केडिया जी हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताएंगे आज आप कि किस तरह से कमोडिटी में उनकी एंट्री आसान होगी। तो चलिए सबसे पहले सर हम बात शुरुआत कर लेंगे कि कमोडिटी मार्केट में कैसे शुरुआत करना चाहिए। तो बेसिक टिप्स मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दूंगा, फिर केडिया सर उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। सबसे पहले आप कमोडिटी मार्केट को समझे। एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, बीएसई और एनएसई पे कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट है। एमसीएक्स देश का सबसे बड़ा नॉन एग्री मार्केट का एक्सचेंज है। एनसीडीएक्स एग्री मार्केट का देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बीएसई एनएसई पर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर मौजूद है। केडिया सर, क्या कैसे शुरुआत करना चाहिए, शुरुआती टिप्स नए ट्रेडर्स के लिए कमोडिटी मार्केट के, उनको क्या सलाह देंगे आप? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। हाँ, डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले 20 साल। नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली अगर 20 सालों की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में काफी असेट क्लास अवेलेबल है, चाहे हम इक्विटी मार्केट की बात करें, चाहे करेंसी मार्केट की बात करें, बट कमोडिटी मार्केट भी काफी पुराना मार्केट है। अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो पहले प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर सेबी ने और मार्केट रेगुलेटर ने कोशिश करके काफी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हुए दिखाई दिए। जिस तर्ज पे हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं कि हमारे पास फ्यूचर मार्केट होता है, ऑप्शंस होता है, इंडेक्स होता है। सिमिलरली आज कमोडिटी में हम फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शंस एंड साथ में हम इंडेक्स भी देखते हैं। लेकिन अब तक हमने देखा है कि कमोडिटी में हम निवेश नहीं करते थे, हम कमोडिटी को हम कंज्यूम करते थे। चाहे हम एग्री कमोडिटी की बात करें, चाहे नॉन एग्री कमोडिटी जैसे सोने और चांदी में ज्यादा करके इंडिया कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादा करके दिखा करता था। बट अब अगर हम देखें तो हमारे पास नए टूल बन चुके हैं जिसके चलते आप निवेश करके चल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा भी है कि इंडिया में लगभग 4 ऐसे एक्सचेंज है जो कमोडिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जिसमें एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, ये 4 एक्सचेंज है जो कमोडिटी में निवेश करने के लिए विकल्प उपलब्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है कि क्यों हमें कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रिटर्न वाइज भी अगर हम देखें तो जिस तर्ज पे हमको इक्विटी में रिटर्न बनते हैं, वैसे ही रिटर्न अब हम कमोडिटी में भी ले सकते हैं। सुगम वे में हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, छोटी अवधि के लिए भी और लॉन्ग टर्म अवधि के लिए भी। तो अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको कमोडिटी मार्केट समझना है, जो आज इस सेशन में हम देखेंगे। सर अब अगला सवाल आता है प्रोडक्ट को लेकर। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एमसीएक्स पर जो कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नॉन एग्री मार्केट के सब मेजर, सारे मेजर कॉन्ट्रैक्ट हैं। गोल्ड, सिल्वर है जो बुलियन मार्केट के अंदर में आता है। बेस मेटल्स में एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड और निकल के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। एनर्जी में क्रूड और एनजी के कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पर मौजूद है। और एग्री में कॉटन और मेंथा के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। सर अलग अलग ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को समझने से पहले और क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की पढ़ाई, किस तरह के रिसर्च की ज़रूरत है? क्योंकि नया कोई भी आएगा ट्रेडर, अचानक से आएगा तो उन्हें नुकसान होगा, फिर वो वापस लौट के नहीं आने वाला है। तो वो इतनी समझ के साथ, इतने जागरूक होकर कम से कम आए ताकि वो वापस ना जाए। यहाँ जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का कैसे फ़ायदा उठाए? हाँ बिल्कुल विश्वनाथ जी, जैसे आपने कहा कि कोई नया निवेशक है तो उसे बिल्कुल जांच पड़ताल करके मार्केट में एंटर करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जांच पड़ताल जिस जैसे हम इक्विटी में करते हैं उसके मुकाबले कमोडिटी काफी आसान है समझना। क्योंकि जब हम इक्विटी का एनालिसिस करके हम एंटर करते हैं तो इक्विटी में हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, फाउंडर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, या कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, ये सब देखना पड़ता है। बट कमोडिटी की अगर हम बात करें तो वैसे इंडियन आदमी के लिए कमोडिटी सुलझी हुई एक हम बोल सकते हैं निवेश के लिए एक ऑप्शन है। बिकॉज जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे सोने की बात करूं तो हम जानते हैं कि सोने में कभी भी डिमांड काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन या जैसे हमने पैंडेमिक जैसी सिचुएशन दिखी तो ऐसे टाइम पे एक खतरा जब दिखता है तो लोग सेफ ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि सोना है। वैसे ही अगर हम एग्री कमोडिटी की अगर बात करें
लेट से अभी जो हॉट कमोडिटी बनी हुई है वो है जीरा। तो हमें पता होना चाहिए डिमांड सप्लाई। तो हम जानते हैं इंडिया में कि फसल एक बार आती है, फसल अक्टूबर मंथ में उगाई जाती है, अप्रैल मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, और जब भी हार्वेस्टिंग होती है भाव पे दबाव आता है। और जैसे कि हम जानते हैं काफी एग्री कमोडिटी को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमें साथ में ये भी नजर रखना पड़ता है कि एक्सपोर्ट कौन सी कंट्रीज में करते हैं, वहां पे डिमांड कैसी है। लेकिन हम सोचते हैं कि वहां पे डिमांड कैसे, इसको समझना बहुत ही कठिन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जब जनरल न्यूज चैनल, बिजनेस चैनल पे तो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे हम ईटी नाउ देखते हैं तो हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि इकोनॉमी क्या कर रही है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसा है, इंपोर्ट कैसा है। बट अगर जनरल नॉलेज, जनरल न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर कहीं पे भी आप देखेंगे तो आपको एक थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि प्रोडक्शन क्या है, बरसातें कैसी है इस वक्त। जैसे आपने सुना होगा कि एल नीनो की वजह से हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है जो जेनरिक इंफॉर्मेशन के जरिए भी आप कमोडिटी की जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको निवेश करना है, आपने जिस ढंग से हमें बास्केट्स की प्रोडक्ट के कैटेगरी की बताई, जैसे हमने बुलियन की बात करें, एनर्जी है, तो उनसे पहले आपको ये समझना है उनको फैक्टर्स कौन से हैं जो कमोडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहले आपको समझना है फंडामेंटल फैक्टर, चाहे डिमांड हो, सप्लाई हो, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, इन सब की जानकारी लेना हो इजीली वेबसाइट्स के ऊपर, ईटी नाउ के न्यूज चैनल पे, प्रिंट मीडिया में इजीली ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा आ जाता है टेक्निकली भी लोग इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जिस ढंग से हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में हम टेक्निकल के तौर पे एनालाइज करते हैं, वैसे टेक्निकली भी आप इसको देख सकते हैं कि टेक्निकली में मार्केट कैसा दिखा रहा है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, या कहाँ अपॉर्चुनिटी है। लास्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास आज चारों एक्सचेंज मिलाकर लगभग हम देखें तो 25-30 प्रोडक्ट है जो इजीली ट्रेडेबल है। जैसे सोना चांदी बुलियन कॉम्प्लेक्स में आता है, क्रूड और नेचुरल गैस है जो कैश सेटल प्रोडक्ट है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी कैश सेटल प्रोडक्ट होता है, वैसे क्रूड और एनजी कैश सेटल प्रोडक्ट है जो एनर्जी बास्केट में आता है। बेस मेटल के अंदर हमारे पास आता है कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, ये ट्रेड होते हैं। वहीं एग्री का भी दबदबा काफी ज्यादा है, एग्री कमोडिटी का भी कमोडिटी के अंदर, जहाँ पे हम स्पाइसेस के अंदर जीरा, धनिया, हल्दी देखते हैं, कार्डामम भी ट्रेडेड है। वहीं अगर आप गवार कॉम्प्लेक्स है, गवार सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी के तौर पे हम देखते हैं, क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज को यूज होती है, तो इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट करती है। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो मसाले के साथ साथ एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे सोयाबीन, मस्टर्ड, कुछ अभी कुछ हमने रेक्टिशन देखे थे, बट ओवरऑल हम देखते हैं कि सभी तरीके के जो कमोडिटीज है वो अवेलेबल है कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया पे। केडिया जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि कौन कौन से प्रोडक्ट एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पर आपके लिए मौजूद है। सबसे पहला क्रोनोलॉजी को आप समझना आपको यहाँ पर पड़ेगा। सबसे पहले आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई करिए, कमोडिटी मार्केट में पढ़ाई कीजिए, एक्सचेंज को समझिए कि कौन कौन से एक्सचेंज यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में मौजूद है। एमसीएक्स के प्रोडक्ट को समझिए कि नॉन एग्री का सबसे बड़ा मार्केट है, एग्री के कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट है। फिर एनसीडीएक्स के प्रोडक्ट को समझिए, एनसीडीएक्स पर मसालों में हल्दी, जीरा और धनिया के प्रोडक्ट मौजूद है। तेल तिलहन में कैस्टर, रिफाइंड कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल केक मौजूद है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में आपके लिए ग्वार सीड, ग्वार गम और ग्वार का जो इंडेक्स है ग्वार एक्स वो मौजूद है। एनसीडीएक्स में अन्य प्रोडक्ट्स है जिसमें कपास है, इसबगोल है, ग्राउंडनट है, कॉफ़ी है, स्टील है, तो कई सारी वेराइटी है। नॉन एग्री के चुनिंदा प्रोडक्ट है, लेकिन एग्री मार्केट में काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेड यहाँ पर एनसीडीएक्स को देखना होता है। तो हर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन आपको एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाकर मिलेंगे। उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से पढ़े, वहाँ पे फंडामेंटल्स भी मिल जाएंगे, कौन किन से फंडामेंटल आपको देखने हैं। केडिया जी ने जैसे समझाया भी कि हर कमोडिटी के अपने फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी डिमांड सप्लाई के आंकड़े, किस तरह के स्पॉट में भाव चल रहे हैं, वायदा में किस तरह के भाव हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव है, सरकार की पॉलिसी क्या है। तो तमाम ऐसी खबरें आपको पहले पढ़नी चाहिए। पहले पेपर ट्रेडिंग पहले करें, आप समझें कि किस तरह से पेपर ट्रेडिंग में आपको फायदा या नुकसान हो रहा है, फिर आप एंट्री करें। जब आपको एंट्री करने का आपने मन बना लिया है, केडिया जी कोई ट्रेडर अगर एंट्री करने का मन बना लिया है तो बात आती है डीमैट अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आम आदमी कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकता है, क्या जरूरी चीजें हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आप एक ब्रोकरेज हाउसेस भी चलाते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग मानते हैं और एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है।
हाँ, बिल्कुल देखिए कोई भी ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, पहले तो आप कमोडिटी फिक्स कर लीजिए कि मुझे कौन-सी कमोडिटी में ट्रेड करना है। चाहे वो व्यापारी हो, प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, वो भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर ही सकते हैं, बट बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि मैं बात करता हूँ कि सपोज़ कोई सोया का स्टॉकिस्ट है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है अपने बिज़नेस को हेजिंग के तौर पे बेनिफिट करने। बट इसके लिए आपको सबसे पहले चुनना होगा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, क्योंकि सबसे जो हायरार्की में आता है, सबसे पहले आता है जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के बाद ब्रोकर्स होता है, तो उसमें आपको देखना है कि क्या आपका ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है। और 100% इंडिया में जो ब्रोकर है जो सेबी रजिस्टर्ड ही है, जो ट्रेड आपको ट्रेड फैसिलिटी करवाता है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या मेरे ब्रोकर के पास टेक्नोलॉजी सेवी सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे आप मोबाइल से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इतना सुगम है कि आप घर पे बैठकर मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लगभग सभी ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमें ये भी देखना है कि एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे बैंक में अगर हमें अकाउंट ओपन करना है, पैसे के लिए हमारे पास बैंक होता है, इक्विटी के लिए हमारे पास शेयर का डीमैट होता है। वैसे ही कमोडिटी के लिए आपको कमोडिटी का एक डीमैट अकाउंट भी लगता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट भी लगता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए इंडिविजुअल को आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबसे पहले लगता है, जहाँ पे आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देकर एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे सकते हैं। सेकेंडली बैंक स्टेटमेंट्स, कैंसल चेक और प्रूफ ऑफ रेजिडेंट जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये बेसिक केवाईसी अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट मात्र 10 मिनट के अंदर आप कोई भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। साथ में डिलीवरी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ फैक्ट्री ओनर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए डिलीवरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इवन ऐसे निवेशक, आप भी, चाहे हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो एग्री भी काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर आपको लेना है तो आप डीमैट में ले सकते हैं एग्री कमोडिटी भी। तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। घबराइए नहीं कि कमोडिटी के लिए बहुत बड़ा डीमैट अकाउंट, जैसे आप इक्विटी के लिए ओपन करते हैं 5 मिनट के अंदर आप कमोडिटी का भी एक डीमैट अकाउंट ओपन करके चल सकते हैं, जिसके लिए प्रिस्क्राइब केवाईसी फॉर्म है। जब आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाते हो तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं और मात्र 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी, जहां पे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करके सुचारू रूप से आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। या जी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, इसलिए कि जब हम इक्विटी मार्केट में वायदा बाजार में जो ट्रेड करना चाहते हैं तो कैश में तो इजाज़त मिल जाती है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उनको इजाज़त नहीं मिलती नए ट्रेडर्स को। तो क्या कमोडिटी में भी इस तरह के रूल्स है क्या? देखिए इजाजत डेफिनेटली सेबी कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि जब हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो एक लिवरेजिंग प्रोडक्ट है। तो काफी जनों को लिवरेजिंग का मतलब पूरी तरह से पता नहीं रहता, इसलिए सेबी चाहती है कि पहले आप सोचिए समझिए कि मुझे क्यों इसमें ट्रेड करना है और क्या मेरा नुकसान है, मेरा क्या फायदा है। तो सिमिलरली कमोडिटी में भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। कैश मार्केट जैसे आप फिजिकल जो ट्रेड करते हैं, बट जब आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैं क्या रिस्क लेके काम कर रहा हूं। तो आप जब भी अपने फाइनेंशियल सबमिट करते हैं आपको डेरिवेटिव में अकाउंट ओपन हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्जिन ट्रेडिंग है, मतलब अगर आप कोई भी, जैसे फ्यूचर्स में हम देखते हैं, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो आपको लगभग 10 से 12% का, वैसे तो 6% तक भी मार्जिन होते हैं, बट मैं समझता हूँ कि 10-12% एक सफिशिएंट है, जहां पे आपको एम टू एम की ज्यादा चिंता करनी नहीं पड़ती। तो एक मार्जिन प्रोडक्ट होने की वजह से थोड़ा सा लिवरेजिंग कभी भी ज्यादा रहता है। उस चीज को आपको, जोखिम को समझना है, जिसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके कमोडिटी में अकाउंट खुलवा कर कौन सी कमोडिटी में ट्रेड करना है, उसमें क्या जोखिम है, ये समझकर आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ बारीक बातें केडिया जी की तरफ से। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है ब्रोकर का चुनाव करें। ब्रोकर का चुनाव आपने कर लिया तो कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का ही आपको चुनाव करना पड़ेगा। ब्रोकरेज के चुनाव में ब्रोकरेज, क्लियरिंग चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस और कमीशन का भी पता करना चाहिए, और फिर ब्रोकर की सेवाएं भी देखें कि कुछ सर्विसेज का भी इस काम में मायने रखती है, उनके टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज है उसका भी ध्यान रखें। केडिया जी, ब्रोकरेज चुनाव में जो ब्रोकरेज, क्लियरिंग चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, ये कितना बड़ा कॉस्ट होता है? क्या इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है?
देखिए ज्यादा करके हम चाहे फिजिकल ट्रेड करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं, अगर हम घर भी खरीदते हैं तो वहां पे भी कुछ हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है, या गवर्नमेंट में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो जब भी आप ब्रोकर के इधर ट्रेड करते हैं तो वहां पे सबसे पहले होती है ब्रोकरेज। तो जो भी स्टैंडर्ड ब्रोकरेज है, ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोकर आपसे कुछ ज्यादा चार्ज करता है, बिकॉज मामूली है, बिकॉज अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से जो कमीशन पहले हुआ करते थे उसके मुकाबले काफी कम है। तो पहला लगता है ब्रोकरेज, इसके बाद लगता है एक्सचेंज फी जो स्टैंडर्ड होती है सभी ब्रोकर के इधर। टैक्सेस होते हैं जो हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें या सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि एसटीटी इक्विटी में होता है, सीटीटी कमोडिटी में आता है, जीएसटी ब्रोकरेज के ऊपर लग जाता है। तो ये चीजें हैं जो नॉमिनल चार्ज है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा जैसे आपने विष्णु जी कहा कि ब्रोकर टेक्नो सेवी कितना है उसके ऊपर नजर रखिए। साथ में रिसर्च सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी अगर हम कोई भी चीज में ट्रेड करने की चाहत रखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट के डू डोंट्स क्या है, या वो पर्टिकुलर कमोडिटी। तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो ब्रोकर है सॉफ्टवेयर क्या दे रहा है, साथ में रिसर्च सपोर्ट कैसा है, और इजी अवेलेबल, आपको कोई भी क्वारी है तो इजीली आपके पास वो अवेलेबल कितना है, ये सब चीज देखकर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखें, लेकिन साथ साथ वो आपके ब्रोकर, आपके एडवाइजर भी होने वाले हैं, तो उनकी ट्रस्ट वर्दीनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी रिसर्च, उनकी साख, इसका भी ध्यान आप रखें ही। लेकिन जब भी आप डीमैट खुलाएंगे तो आपको जो डिटेल्स देनी पड़ेगी उसमें आपको एज डिटेल के साथ इनकम की डिटेल के आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, ट्रेडिंग का आपका अनुभव और आपके रिस्क कैपेसिटी यानी जोखिम लेने की जो आपकी क्षमता होगी उसके आधार पर ही कमोडिटी के लिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल पाएगा। ब्रोकर्स की जांच पड़ताल के बाद ये अकाउंट आपके लिए एक्टिव हो जाता है। अब कॉस्ट की बात आती है केडिया जी। कॉस्ट आम तौर पर कितना होता है नॉन एग्री मार्केट में और एग्री मार्केट दोनों में? अगर वायदा में हम ट्रेड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइज का तो समझिए कि प्राइस और लॉट साइज हम डिवाइड कर दे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज वो हो गया, लेकिन उसका कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? क्या सिर्फ 10% जो शुरुआती मार्जिन बोलते हैं वही कॉस्ट है, या उतार चढ़ाव के हिसाब से स्पेशल मार्जिन, इस हिसाब से कितना बढ़ता जाता है मार्जिन? देखो ब्रॉडर टर्म में तो हम बोल सकते हैं जो आपका फ्लो ऑफ मनी रहेगा, तो जब भी आपको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले अपफ्रंट मार्जिन लगता है। कोई भी कमोडिटी में जब ट्रेड करते हैं तो प्रिस्क्राइब्ड मार्जिन रहता है। स्टैंडर्ड हम मार्जिन देखते हैं कि 6-7% रहता है, बट जिस ढंग से वॉलिटी रहती है तो रेगुलेटर और एक्सचेंज दोनों ही, और साथ में ब्रोकर भी मेक श्योर करता है कि आपको कभी भी ऐसा फाइनेंशियल कंसर्न नहीं रहे। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि अपफ्रंट मार्जिन जो रहता है लगभग मिला के 10% से 12% के बीच में रहता है। डिपेंड करता है, अगर कुछ ज्यादा वॉलिडिटी है तो रेगुलेटर टाइम टू टाइम या एक्सचेंज टाइम टू टाइम मैकेनिज्म बना रखा है जहां पे मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। सेकंड होता है एम टू एम, दैट इज मार्क टू मार्क। फॉर एग्जांपल अगर आज आपने कोई भी कमोडिटी खरीदी है, लेट से अगर आपने कोई भी गवार खरीदा फॉर एग्जाम्पल 5500 रुपए में, अगर कल के सेशन में भाव बढ़कर 5600 रुपया आता है तो आप 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपके अकाउंट में एम टू एम में प्लस होकर दिखेगा कि आपने 100 रुपये कमाए हैं। लेकिन अगर सपोज 5500 से भाव 5400 हो जाता है तो वहां पे आपको 100 रुपीज का फंडिंग करना पड़ेगा, क्या, क्योंकि वो अब नुकसान दिख रहा है। और अगले दिन सपोज 54 से वापस 5600 हो जाता है तो अगले दिन वापस आपके अकाउंट में 200 रुपया प्लस दिखेगा। तो ये डे टू डे जब भी मार्केट क्लोज होता है शाम को 5 बजे एग्री कमोडिटी या नॉन एग्री में, जैसे हम 11:55 तक भी ट्रेड होता है, 11:30 तक भी ट्रेड होता है, तो जो प्लस माइनस होता है वो आपके अकाउंट में रियल टाइम दिखाई देता है। इसके अलावा होता है डिलीवरी मार्जिन, जहां हम जानते हैं कि कमोडिटी में एक अच्छी चीज ये भी है कि आप फिजिकल ट्रेडर हो तो आप फिजिकल डिलीवरी भी एक्सचेंज से ले सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, और आपको पता है कि मुझे क्या क्वालिटी मिलने वाली है। तो काफी जन एक्सचेंज से डिलीवरी भी लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे लास्ट के जो 10 दिन होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड डिलीवरी पीरियड बोलते हैं। तो इस पीरियड में ज्यादा करके जो फिजिकल ट्रेडिंग मतलब फिजिकल लेना चाहते हैं या एक्सचेंज में अपना माल बेचना चाहते हैं या देना चाहते हैं, ये लोग ज्यादा करके पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डे वाइज कुछ ना कुछ मार्जिन बढ़ता रहेगा, जिसको हम डिलीवरी मार्जिन कहते हैं। तो लगभग मान के चलिए पहले आपका अगर सपोज 10% मार्जिन था तो स्लोली एंड स्टडीली ये 20% पे, 25% पे, 50% पे, 75% पे, ऐसे करते करते डिलीवरी वाले दिन 100% आपको मार्जिन लगता है। एंड जैसे ही आपका ट्रेड सेटल हो जाता है T+2 के तहत
आप T+1 के तहत आपको जो भी आपका ट्रेड सेटल हुआ, इमीडिएटली आपको फंड्स आपके रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही सुलभ है और इजी है और टैक्स सेवी है। तो कहीं पे भी आपको कोई झंझट देखने की जरूरत नहीं है। एक प्रोसीजर बना हुआ है और अच्छे से ट्रेड्स होते हैं और काफी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। ग्लोबल मार्केट के तर्ज पे भी अगर हम देखें तो इंडिया के कमोडिटी वॉल्यूम्स काफी शानदार है। कमोडिटी वॉल्यूम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन का आपने समझ लिया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी प्राइस और जो उस कमोडिटी का लॉट साइज है उसका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुआ उसका शुरुआती मार्जिन आपको 10 से 12% देना पड़ेगा। बाद में वॉलिटिलिटी के हिसाब से कुछ और मार्जिन आपको देने पड़ेंगे। डिलीवरी वाली कमोडिटी है, आमतौर पे डिलीवरी वाले ही कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं कमोडिटी में, अगर क्रूड एनर्जी छोड़ दे नॉन एग्री में तो उसमें क्या होता है, डिलीवरी के जैसे जैसे आप पास जाते हैं आपके जो मार्जिन है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आप डिलीवरी एक्सपायरी तक डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर सेटल नहीं करते हैं तो आपको पूरा पैसा देकर, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज का जितना पैसा होगा वो पूरा पैसा देकर आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसा लोग करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो ट्रेड के हिसाब से लेते हैं, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो गोल्ड कोई प्योरिटी की कोई चिंता है नहीं, तो घर पे डिलीवरी ले लेते हैं मामूली कॉस्ट पे। तो वो एक अच्छी रणनीति होती है। अब केडिया जी, अब बात करते हैं ट्रेडिंग रणनीति की। अब बेसिक चीजें लोगों को क्लियर होगी, कॉस्ट के बारे में उन्होंने डीमैट भी खुलवा लिया, इंडिकेटर्स भी समझ गए, साथ ही बेस एक्सचेंज के बारे में समझ गए। अब रणनीति कैसे बनाएं? अब जिनको तेजी करना है अब वो सुनते हैं कि लॉन्ग पोजीशन करना है, जिनको मंदी करना है शॉर्ट पोजीशन करना है। ऑप्शंस में भी इसी तरह से कॉल, अगर उसको और आसान करके अगर समझा दें तो लोगों को आसानी होगी। लॉन्ग शॉर्ट और राइटिंग, पुट राइटिंग, कॉल बायर और पुट बायर, इनके बारे में आसानी से समझा दे सर। बिल्कुल बिल्कुल विश्वनाथ जी, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का चाम ऑप्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन चाहे व्यापारी हो उसके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे ट्रेडर है उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि एग्री नॉन एग्री इन सब में ऑप्शंस के साथ साथ फ्यूचर तो अवेलेबल है ही, जहाँ पे आप मार्जिन देके ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रेड करने से पहले आपको दो तरीके से आप ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल तौर पे, दूसरा है टेक्निकल के तौर पे। तो फंडामेंटल की पहले बात करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी फंडामेंटल, जैसे बरसात, एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो बरसात कैसी है, सोइंग कैसी हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है, रुपए का मूवमेंट कैसा है, स्टॉक हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी, ये टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल पे आप ईडी नाउ पे देख सकते हैं। जो कोई भी, जैसे हमने 2 दिन पहले देखा कि इंडिया में जो रिजर्व है वो इम्प्रूव हुए। जब इंडिया के रिजर्व मजबूत हुए हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी मजबूत हुई, इकोनॉमी मजबूत है तो कंजम्पशन इंप्रूव होगा। तो ये जितने भी डेटा आते हैं इससे आप पता कर सकते हो कि कमोडिटी, ये एक ओवरऑल मैक्रो नंबर्स है, जैसे जीडीपी के नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसा है, इंटरेस्ट रेट क्या सिनेरियो है। एग्री कमोडिटी के लिए हम सोइंग ये सब डेटा देखते हैं। साथ साथ में आपको देखना है टेक्निकल। टेक्निकल के जरिए आप क्वांटिफाई कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन को। तो टेक्निकल आप जानते हैं आजकल सभी प्लेटफॉर्म्स पे इजीली अवेलेबल है। चार्ट के जरिए आप आरएसआई, जिससे आपको पता चल जाता है मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। ऐसे ही और इंडिकेटर है, जैसे चॉपी इंडिकेटर है जो आपको बताता है मार्केट में वॉलेटिलिटी कब आने वाली है, या बॉलिंजर बैंड, पाइवट पॉइंट, जहाँ पे अपनी वो लेवल्स पता चल जाते हैं कि कौन से लेवल तक मार्केट जा सकता है। तो टेक्निकल फंडामेंटल तो देखना ही है। बट इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऑप्शन की रणनीति बहुत सुगम है, बिकॉज ऑप्शन में आप चाहे बाय करके काम करिए चाहे बेच के काम कीजिए, आप अपने अनुसार उसको मोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आपको तेजी लग रही है तो आप कॉल बाय करके ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आपको खाली मात्र प्रीमियम पे करना है। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में मात्र हम 2,000 रुपए की इंश्योरेंस लेते हैं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो ही हमें गाड़ी मतलब चेंज होकर आ जाती है, अदरवाइज हमारा मात्र 2,000 रुपए का नुकसान। तो वैसे ही आप ऑप्शन, जब आपको तेजी लगती है तो कॉल बाय करके काम कर सकते हैं। अगर आपको मंदी लगती है तो आप पुट बाय कर सकते हैं। मंदी करने के लिए आपने पुट बाय किया, मतलब मंदी को हमने खरीदा है। तो जब भी सपोज 100 रुपए का भाव चल रहा है पुट का और आपने लिया, और भाव में अगर गिरावट आती है तो 100 रुपए का भाव बढ़कर 150 रुपया हो जाएगा और आपको 50 रुपए का बेनिफिट होगा लॉट साइज के मुकाबले। तो अगर आपको तेजी लग रही है तो आपको कॉल बाय करना है, अगर आपको मंदी लग रही है तो पुट बाय करना है। अब बहुत बार होता है कि सर मैं कॉल तो बाय कर रहा हूं बट मुझे प्रीमियम थोड़ा महंगा लग रहा है, तो आप
बुल स्प्रेड कर सकते हैं, जहां पे आपको कॉल बाय करना है। सपोज आपकी इच्छा है कि 100 रुपए का कमोडिटी का भाव है, या मैं उदाहरण गवार का ले लेता हूँ, 5500 रुपए का भाव गवार चल रहा है और आप जानते हैं कि 5800 का भाव हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, 5500 का एक कॉल खरीदेंगे और 5800 का एक कॉल बेच देंगे। तो उससे होगा क्या, जब आप कॉल खरीदते हो तो प्रीमियम पे करते हो, जब कॉल बेचते हो तो प्रीमियम आपको मिलता है। तो 100 रुपए का सपोज आपने प्रीमियम आपने पे किया और 50 रुपए का प्रीमियम मिला, तो मात्र जेब से 50 रुपए के अंदर आप गवार में अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली बहुत बार हम देख रहे हैं एग्री कमोडिटी में स्विंग के डेटा रिलीज होते हैं, एक्सपोर्ट का डेटा रिलीज होता है, तो ऐसी भी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है जहां पे कुछ बड़ा मूवमेंट होगा तो ही आपको पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि 5800 के ऊपर अगर गवार जाएगी तो बड़ी तेजी करेगी, नहीं तो रेंज बाउंड रहेगी। तो ऐसे टाइम पे आप 5500 का कॉल बेच सकते हैं और 5800 के 2 कॉल ले सकते हैं। अब होगा क्या, जो 5500 का कॉल बेचा उससे प्रीमियम मिलेगा, 5800 के 2 कॉल जो लिए हैं आपने उसको फाइनेंस हो जाएगा। तो 5800 के ऊपर गवार जाने पे आपको अच्छा भरपूर प्रॉफिट मिलेगा, और मार्केट अगर नीचे आ भी जाता है या रेंज में भी रहता है तो मिनिमल प्रीमियम पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो हुआ जब हम ऑप्शन बाय करके काम करते हैं, बट हमारे पास काफी व्यापारी भी है, स्टॉकिस्ट भी है और कॉर्पोरेट्स भी है। इनके लिए हम ऑप्शन राइटिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि धंधे का एक सबसे बड़ा असूल यह होता है कि सस्ते भाव में लेना है या महंगे भाव में बेचना है। तो ये भी आप अपने बिजनेस के लिए ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5500 का भाव चल रहा है गवार का और आप स्टॉकिस्ट है, आपको गवार बाय करना है, लेकिन बाय कब करना है, 5200 के भाव पे। बिल्कुल, आप फिजिकल मार्केट में जाओगे तो 5200 के भाव में गवार नहीं मिलेगी, फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी, बट ऑप्शन में आप तैयारी कर सकते हो। तो ऑप्शन में आपको करना क्या है, 5200, आप नोट कर लीजिए इस चीज को, 5200 5200 का पुट बेचना है। जब आप पुट बेचते हैं इसका मतलब होता है कि आपको तेजी लग रही है कि 5200 तक आएगा तो मैं डिलीवरी ले लूंगा। अदरवाइज 5200 नहीं आता है तो कम से कम आपको प्रीमियम की प्राप्ति होती है, जो लगभग 1.5% के आसपास का प्रीमियम मिलता है। तो अगर हम सालाना बात करें तो लगभग 17-18% तक का भी गेन्स हो सकता है। शुक्रिया केडिया जी, आपने बेहतरीन तरीके से समझाया कि कैसे एक आम ट्रेडर, आम निवेशक कैसे कमोडिटी मार्केट में एंट्री कर सकता है, शुरुआत में क्या क्या उनको करना है, किस तरह से रणनीति बनानी है और क्या क्या उनको रिसर्च और क्या वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।